नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। कल अपन ने वाक्य विचार को शुरू किया था। उसमें हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार का आधार था क्रिया, कि क्रिया के आधार पे वाक्यों को 3 प्रकार में बांटा था अपन ने, उस पर चर्चा कर ली। अब अगला जो आधार है, वाक्य को रचना के आधार पे कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, तो वो 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी कहेंगे, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार हो गए, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले अपन देखते हैं सरल वाक्य को। सरल वाक्य वो वाक्य होगा जिसमें उद्देश्य भी एक हो और विधेय भी एक ही हो। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे मोहन करता है और हमें पता है कर्ता और कर्ता का जो विस्तार होता है उसे हम उद्देश्य में मानते हैं, और बाकी बचा जो कर्म क्रिया है उनका विस्तार है, इसको हम विधेय में। तो यहाँ मोहन उद्देश्य है और स्कूल जाता है, ये विधेय है। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, राधा, तो ये उद्देश्य हो गया, खाना बनाती है, ये विधेय हो गया। तो जब किसी वाक्य में कोई भी योजक शब्द नहीं आ रहा है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो उस वाक्य को हम कहते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य। रचना के आधार पर दूसरा प्रकार आता है संयुक्त वाक्य। किसे कहेंगे संयुक्त वाक्य? तो जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य एक साथ मिल जाए, और जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य मिलेंगे तो उनके बीच में कुछ योजक शब्द, संयोजक शब्द जो हों वो बीच में अवश्य आएंगे। जैसे तथा, या, एवं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः। ये योजक शब्द जब भी किसी वाक्य में हमें देखने को मिले बीच में, और दोनों जो वाक्य हैं साधारण वाक्य, उनका अलग अलग अस्तित्व हो, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होने चाहिए, तब वो हमेशा वाक्य कैसा होगा? संयुक्त वाक्य उसे हम कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। तो इसमें एक तो साधारण वाक्य होगा, कृष्ण बांसुरी बजाता है, यहाँ तक, ये एक साधारण वाक्य हो गया। दूसरा साधारण वाक्य हो गया, राधा नाचती है। तो वाक्य पूरा एक है और उसमें एक साधारण वाक्य ये आ गया, एक साधारण वाक्य ये आ गया, और बीच में योजक शब्द आ गया और। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं साधारण वाक्य। तो ये शर्त है संयुक्त वाक्य के लिए। अगर इनमें से कोई आश्रित होता है एक दूसरे पे, तब यही चीज़ कहाँ चली जाती? मिश्रित वाक्य में काउंट करते उसको अपन। दूसरा उदाहरण देखिए, वर्षा हुई किंतु, तो वर्षा हुई यहाँ तक एक साधारण वाक्य, गर्मी शांत नहीं हुई, ये दूसरा वाक्य, किंतु योजक शब्द आ गया। दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। और अंतिम रचना के आधार पर तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। इसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है, हाँ, उसको अपन वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि वाक्य तो पूरा होगा और उसके टुकड़े अगर हो गए तो उनको हम कहते हैं उपवाक्य। तो इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से ज़्यादा उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य प्रधान होगा, 2 उस पर या एक से ज़्यादा आश्रित उपवाक्य होंगे। उदाहरण से देखें, जैसे गांधी जी ने कहा, तो यहाँ तक ये एक साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में पता है जिसमें एक उद्देश्य हो और विधेय भी एक हो, साधारण वाक्य। कहा कि सदा सत्य बोलो। अब गांधी जी ने कहा, क्या कहा? तो उत्तर मिल रहा है हमें दूसरे वाक्य से। इसका मतलब ये जो वाक्य है उसके ऊपर ये वाला वाक्य आश्रित हो गया। तो हमेशा ऐसे वाक्यों में एक तो होगा प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उस पर होंगे। तो ये वाला है आश्रित उपवाक्य, ये वाला है प्रधान उपवाक्य, की बीच के अंदर संयोजक शब्द आ गए यहाँ पे। अब आश्रित उपवाक्य जो है उनकी श्रेणियाँ अपन देखनी है। प्रधान उपवाक्य की कोई श्रेणी नहीं होती, लेकिन आश्रित जो उपवाक्य हैं उनकी श्रेणियाँ होती हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में जो तीनों भेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
सबसे पहले देखते हैं कि जो मिश्रित वाक्य है उसके अंदर हमने पहले देखा कि जो प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर जो आश्रित है उसे अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जिनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। तो वो जो उपवाक्य हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला है उसमें संज्ञा उपवाक्य। जब प्रधान उपवाक्य यानी जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पे आए, जो संज्ञा दी हुई है प्रधान उपवाक्य की उसको हटा करके उसकी जगह पे जो शब्द काम में आ जाए, तब उस आश्रित उपवाक्य को हम संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। और इन वाक्यों में पहचान का तरीका यही है कि जब संज्ञा जो आश्रित उपवाक्य है वो शुरू होगा तो उसके प्रारंभ में की आती है। जैसे उदाहरण देखें अपन, महेश ने कहा कि वह जयपुर जाएगा। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि महेश ने कहा, ये क्या है? साधारण वाक्य है और इसका ये जो पूरा वाक्य है इसमें ये वाला भाग इसका प्रधान उपवाक्य है और ये वाला जो आगे वाला भाग है वह जयपुर जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य है। अब किस श्रेणी का आश्रित उपवाक्य ये पता लगाने के लिए हम देख रहे हैं, इसके शुरू में जो वह लगा हुआ है शब्द आया वह, ये वह किसके लिए आया है? महेश के लिए। तो महेश ने कहा, योजक शब्द की आ गया, पहली बात की से शुरू हो रहा है। दूसरी बात, महेश के स्थान पे क्या लिख दिया? वह। तो जब संज्ञा जो शब्द है उसके स्थान पे अगर आए तो वो कैसा उपवाक्य होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरा उपवाक्य देखिए, विशेषण उपवाक्य। जब ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण की परिभाषा में पता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखें, जैसे जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ विशेषता बताई गई है कि वो क्या होंगे? सफल होंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम इनकी अगर विशेषता बताई जाए आश्रित उपवाक्य में तो वो आश्रित उपवाक्य किस प्रकार का होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तीसरा आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अगर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण में अपन ने यही बताया, क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। और इसके अंदर योजक शब्द आते हैं, यदि, यद्यपि, क्योंकि, जैसे, वैसे, ज्यों, त्यों, जब, तब, जितना, उतना, ऐसे शब्द अगर आए बीच में, जैसे इस वाक्य में अपन ने उदाहरण में देखा है तो आ गया, शुरू में यदि आ गया, यदि मोहन परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे उपवाक्य क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। और ये जो पूरा उपवाक्य है, ये पूरा उपवाक्य कैसा है? मिश्रित वाक्य है। वाक्य जो है उसके अर्थ के आधार पे प्रकार देखेंगे अब। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के हमने 8 प्रकार बताए थे। सबसे पहला प्रकार है विधानार्थक। विधानार्थक का अर्थ होता है मतलब किसी भी वाक्य का जो अर्थ वास्तव में होता है वही मूल अर्थ उसका निकले, तो कार्य या बात का होना पाया जाए। यानी जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ऐसे सारे के सारे कथन या सामान्य अर्थ देने वाले जितने भी वाक्य हैं वो सारे के सारे विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूर्य है वो प्रकाश देता है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, राम खेलता है, मोहन सोता है, ये सारे वाक्य विधानार्थक हैं, सीधे सीधे अर्थ दे रहे हैं। कोई भी कार्य का होना या किसी बात के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है, विधानार्थक वाक्य कहेंगे। दूसरे प्रकार के होते हैं निषेधात्मक वाक्य। शब्द इसमें आ रहा है निषेध यानी मनाही। तो अगर कोई कार्य या कोई बात है उसका न होना पाया जाए तो इन वाक्यों में या तो नहीं शब्द या न शब्द ये वाक्य में अवश्य आएगा। उदाहरण के लिए जैसे पूजा स्कूल नहीं जाती है, मोहन खेलने नहीं जाता है, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, तो ना या नहीं ऐसे योजक शब्द इस शब्दों के बीच में आते हैं। तीसरा है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा का अर्थ निकलेगा। कोई न कोई आदेश दिया जाएगा या कोई आज्ञा दी जाएगी या उपदेश देने का भाव जहाँ होगा तो उन वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा तुम पढ़ो, यानी पढ़ो आदेश हो गया, या चाहिए के अर्थ में उनको सलाह दी जा रही है। राम को खेलना चाहिए, सीता को समय पे सोना चाहिए,
चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न का भाव हो, कोई सूचना हमसे चाही जा रही हो, कोई बात पूछी जाए, तो इसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, ये शब्द वाक्य में आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो आता है, तो उस वाक्य को हम रखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में। जैसे कौन खेल रहा है, अभी अभी आपके घर में कौन आया था, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरीके के वाक्य सारे प्रश्नार्थक वाक्य में आएंगे। इच्छार्थक वाक्य में शब्द में अपने आप है इच्छा, यानी जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद का भाव हो उस वाक्य को हम इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। जैसे चिरंजीवी भवै, सदा सुखी रहो, खुश रहो, आपकी मंगल कामना पूरी हो, ऐसे वाक्य सारे इच्छार्थक। दो बातें हैं, इच्छा और आशीर्वाद। छठा प्रकार है संदेहार्थक। संदेह का भाव हो या कोई संभावना प्रकट की जाए, ऐसे वाक्य हैं वो सारे के सारे संदेहार्थक वाक्यों में आएंगे। जैसे इन दोनों में से न जाने कौन खेलेगा, तो शब्द एक आ गया न जाने, इन्हें पता नहीं है पहले से कि कौन खेलेगा, तो ऐसे वाक्य संदेहार्थक। ये पता नहीं है कि वर्षा कब होगी, आज होगी या कल होगी, तो ऐसे वाक्य संदेहार्थक में आएंगे। सातवां प्रकार है संकेतार्थक, यानी वाक्य के द्वारा हमें कोई संकेत दिया जा रहा है, कोई शर्त उसमें बताई गई है कि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। खेलने के लिए शर्त हो गई कि मैं तुम्हारे साथ तभी खेलूँगा जब तुम मुझे पैसे दोगे, तो ऐसे वाक्यों को हम संकेतार्थक रहेंगे। दो बातें याद रखनी इसमें, संकेत और शर्त। हमें कोई इशारा किया जाए किसी बात की तरफ तब भी उसमें संकेतार्थक है, कोई शर्त हमें रख दी गई तो वो संकेतार्थक। अंतिम है विस्मयादि बोधक। तो विस्मय बोधक जो वाक्य होते हैं उनमें एक तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला निशान आता है, सीधा सीधा इससे पहचान जाएंगे। और कुछ भाव हैं जो इसमें आते हैं, जैसे या तो आश्चर्य का भाव होगा, अचंबा, अचानक, शोक का भाव होगा, हर्ष का, अत्यधिक खुशी का भाव होगा, या दुख का भाव होगा, तब उस वाक्य में हमें उसको विस्मयादि बोधक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। जैसे अरे देखो कितनी बड़ी रेलगाड़ी जा रही है। तो ये हमने पूरी चर्चा होगी वाक्य के बारे में। अंतिम जो हमारा प्रकार था, वाक्य को अर्थ के आधार पे 8 भागों में बांटा। और धन्यवाद।